नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों की सारगर्भित कहानियां जो आपकी सोच, जीवन और आत्मा को छू जाए। हमारे समरीज सिर्फ किताब नहीं होती, ये वो आईना होती है जो आपको खुद से मिलवाती है। तो आज चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे हम इंसान कैसे बने। युवाल नोह हरारी एक इजरायली इतिहासकार और दार्शनिक है जो आधुनिक मानव इतिहास को गहराई से समझाने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी लेखनी इतिहास, विज्ञान और दर्शन को ऐसे जोड़ती है कि पाठक अतीत से भविष्य तक की पूरी यात्रा महसूस करता है। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इंसान के विकास, सभ्यता, भाषा, धर्म और विज्ञान की उस कहानी को बयां करती है जो हमें आदिकाल से आधुनिक युग तक लाती है। ये किताब एक आंख खोलने वाली यात्रा है जहां हम खुद को, अपने पूर्वजों को और अपने समाज को नई नजर से देख पाते हैं। चैप्टर 1, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। कल्पना कीजिए, एक समय था जब धरती पर इंसान सिर्फ एक आम जानवर था। न ऊंचा था, न ताकतवर, शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता था, हाथी की तरह भारी नहीं था और न ही बाज की तरह उड़ सकता था। वो बस एक होमो सेपियंस था, जिसका अर्थ है वाइज मैन, समझदार इंसान। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में समझदार था? 13.5 अरब साल पहले से लेकर आज तक की इस लंबी यात्रा में इंसान ने जो किया वो सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो एक क्रांति थी। कहानी की शुरुआत होती है 70,000 साल पहले एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई, एक सोचने समझने की शक्ति का जन्म। पहली बार इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, उसने कल्पना करना शुरू किया। उसने मिथक बनाए, भगवानों की कहानियां, कबीले, धर्म, पैसा, कानून, सब कुछ कहानी से शुरू हुआ। बिल्कुल आज की तरह जब हम व्हाट्सएप पर एक रूमर फैलाते हैं और पूरी भीड़ उस पर यकीन कर लेती है, वैसे ही होमो सेपियंस ने कहा, हम सब एक ट्राइब है, और बाकी सब मान गए। अब सोचिए, जब तक हम सच में यकीन करते थे, हम जानवरों जैसे थे। लेकिन जैसे ही हमने कहानी में यकीन करना शुरू किया, हम इंसान बन गए। और शायद यही वजह थी कि होमो सेपियंस ने अपने सभी भाई बंधुओं जैसे नींडरथल्स, होमो इरेक्टस और होमो डेनिसोवा को मिटा डाला। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल टेकओवर था। मनोविज्ञान की गहराई। इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका कल्पना शक्ति और भाषा है। जब हमने साथ मिलकर एक मिथक पर भरोसा किया, तब हमने सामूहिक ताकत पाई। शेयर्ड बिलीव्स सुपर पावर। टेक अवे, आप जो मानते हैं वही आपकी दुनिया बनाता है। मिथ और माइंडसेट में फर्क बहुत बारीक है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा। चैप्टर 2, द ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वृक्ष। कल्पना कीजिए, जंगल में एक छोटा सा समूह रहता है, 40 से 50 लोग। वो एक दूसरे को नाम से जानते हैं, हंसी मजाक करते हैं, साथ में शिकार पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये संख्या 150 से ज्यादा होती है, सब कुछ बिखरने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग इतने सारे रिश्तों को संभाल नहीं सकता। यहीं से जन्म हुआ इंसान की सबसे बड़ी शक्ति का, कहानी कहने की कला। इंसान ने जो पहला चमत्कार किया वो ये था कि उसने ऐसी चीजों पर विश्वास करना सीखा जो थी नहीं। उसने कहा, हमारा कबीला शेर के आत्मा से जुड़ा है, या फिर राजा ईश्वर का दूत है। सिक्का सिर्फ धातु नहीं है, ये मूल्य है। अब ध्यान दीजिए, इन बातों में से कोई भी वैज्ञानिक रूप से सच नहीं है, लेकिन सामूहिक कल्पना में ये सच बन गए। यही फर्क है ग्रीन मंकी और होमो सेपियंस में। वो सिर्फ लायन आया की चेतावनी देता है, जबकि इंसान कहता है, लायन हमारी ट्राइब की आत्मा है। ये भाषा सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, कल्पना रचने के लिए बनी थी। और फिर आया मिथकों का युग। सामूहिक रूप से जो भी इंसान विश्वास करने लगे, वही समाज बन गया।
इंसान ने पिरामिड बनाए, साम्राज्य खड़े किए, युद्ध किए, सब एक शेयर्ड फिक्शन पर आधारित थे। रिलायबल गॉसिप और फिक्शनल स्टोरी, ये दोनों ने मिलकर हमें ऐसा नेटवर्क दिया जो कोई और जीव कभी नहीं बना पाया। मनोविज्ञान की गहराई, इंसान का विकास वास्तविकता पर नहीं, कल्पना पर आधारित है। जब कई लोग एक इमेजिनरी बिलीफ में यकीन करते हैं तो वो यथार्थ बन जाता है। यही शेयर्ड मिथ्स हैं जो समाज, धर्म, पैसा और राष्ट्र की नींव है। अब हम बढ़ते हैं सेपियंस की तीसरी कहानी की ओर। चैप्टर 3, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव, यानी एडम और ईव जैसा एक दिन। लेकिन यहां की बात एडन गार्डन की नहीं, असल प्राचीन मानव जीवन की होगी। चैप्टर 3, एडम और ईव जैसा एक दिन, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। चलिए आंखें बंद कीजिए और खुद को 20,000 साल पहले के किसी घने जंगल में महसूस कीजिए। ना मोबाइल, ना दफ्तर, ना बिजली, ना ही कोई घड़ी, बस एक आदिवासी जीवन जहां इंसान न राजा है न नौकर, वो बस प्रकृति का हिस्सा है। जंगल, जानवर, नदियां और सूर्य के साथ बहता हुआ। सुबह होती है, सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आती है। कुछ लोग कंदमूल, फल तोड़ने जा रहे हैं, कुछ नदी किनारे पानी भरने। बच्चे खेलते हैं मिट्टी में, और हां, उनका कोई स्कूल नहीं, ना कोई बॉस है, ना ईएमआई, ना डेडलाइंस, बस एक लक्ष्य, आज का पेट भरना और शाम को जीवित लौटना। अब सुनिए ध्यान से, उस समय के लोग बीमारियों से कम और तनाव से बिल्कुल मुक्त थे। वो कम घंटे काम करते थे और संपूर्ण नींद लेते थे। उनका खान पान जैविक था, शुद्ध और सीधा पेड़ पौधों या शिकार से। तब कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, क्योंकि जिंदगी और काम एक ही चीज थे। एडम और ईव की लाइफ, जैसा धर्मों में बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा ग्राउंडेड, नेचुरल और माइंडफुल थी। हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर ने हमें सभ्यता दी, लेकिन उससे पहले का जीवन ज्यादा सामूहिक, ज्यादा संतुलित और ज्यादा स्वतंत्र था। मनोविज्ञान की गहराई, आदिमानवों का जीवन धीमा, सामूहिक और प्राकृतिक था। वे हमारे जैसे स्ट्रेस्ड नहीं थे। कभी कभी विकास के नाम पर हमने जो पाया है वो शांति छीन लेता है। सिंप्लिसिटी इज नॉट बैकवर्ड, इट इज डीपली ह्यूमन। अब हम हैं सेपियंस की चौथी चैप्टर पर। चैप्टर 4, दी फ्लड, महाप्रलय। लेकिन ये बाढ़ पानी की नहीं है, ये बाढ़ है बीजों की, खेतों की, लालच की और इंसान की सबसे बड़ी भूल की। चैप्टर 4, दी फ्लड, महाप्रलय। सोचिए, एक समय था जब इंसान फ्री था, घूमा करता था खुले जंगलों में। हर दिन नया, कभी फल मिलते, कभी नहीं। शिकार मिला तो ठीक, नहीं मिला तो थोड़ा भूखा रह लिया। लेकिन एक दिन किसी ने सोचा, क्यों ना ये बीज हम यही बो दें, ताकि रोज ढूंढने न जाना पड़े। बस यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति। और ये क्रांति नहीं, एक जाल था, एक बाढ़, दी फ्लड। इंसान अब किसान बन गया। उसने गेहूं, चावल और बाजरे की खेती शुरू की। लेकिन रुकिए, क्या इससे जीवन आसान हो गया? नहीं, अब उसे एक ही जगह टिक कर रहना पड़ा। उसे खेत की रक्षा करनी पड़ी, उसे सूरज की गर्मी, बारिश की मार, कीटों से लड़ना पड़ा। और धीरे धीरे वो इंसान जो कभी स्वतंत्र था, अब फसल का गुलाम बन गया। युवाल हरारी कहते हैं, इट वॉज नॉट वी हु डोमेस्टिकेटेड व्हीट, इट वॉज व्हीट दैट डोमेस्टिकेटेड अस। किसान ने गेहूं बोया, लेकिन बदले में पाया कमजोर रीढ़, लंबे काम के घंटे, सीमित खानपान और बीमारी। पहले जहां इंसान 30 से 35 तरह के पौधे खाता था, अब वो सिर्फ 2 से 3 अनाज पर निर्भर हो गया। और जब अन्न बढ़ा तो जनसंख्या भी बढ़ी। अब ज्यादा मुंह थे और भूख भी बढ़ी, इसलिए इंसान को और ज्यादा काम करना पड़ा। और ये सिलसिला कभी नहीं रुका। आज भी हम दौड़ रहे हैं, ईएमआई, कार,
मकान और प्रमोशन के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा, शायद हम उस फसल के गुलाम हैं जिसे हमने खुद अपने हाथों से बोया था? मनोविज्ञान की गहराई। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसान को संतुलन से संघर्ष की ओर धकेला। जो चीजें हमें कंट्रोल देने लगती हैं, धीरे धीरे वही हमें कंट्रोल करने लगती है। कंफर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्रीडम। अब हम पहुंचते हैं सेपियंस का 5वां अध्याय, चैप्टर 5, हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। ये अध्याय हमारी उस उपलब्धि की परतें खोलता है जिसे आज भी हम गर्व से याद करते हैं, खेती। लेकिन युवाल हरारी का कहना है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। चैप्टर 5, हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। कभी आपने सोचा है, जिसे हम सभ्यता की शुरुआत कहते हैं, शायद वो असल में एक धोखा था? युवाल हरारी कहते हैं, हमने खेती को अपनाकर तरक्की नहीं की, बल्कि खुद को एक अदृश्य जाल में फंसा लिया। पहले इंसान घूमता था, जंगल उसका घर था, नदियां उसका रास्ता और मौसम उसकी घड़ी। लेकिन खेती ने उसे एक ही जगह बांध दिया। अब वो सुबह से शाम तक सिर्फ यही सोचता था, फसल को बचाना है, बीज बोना है, पानी देना है, और अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा साल बर्बाद। अब ध्यान से सोचिए, पहले इंसान कम मेहनत में अधिक पोषण लेता था, लेकिन खेती के बाद काम बढ़ा, पोषण घटा, रोग बढ़े और जीवन एक भागदौड़ बन गया। बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे क्योंकि अब और हाथ चाहिए थे खेती में मदद करने के लिए। लेकिन बच्चे भी एक जिम्मेदारी बन गए और फिर शुरू हुआ संघर्ष, भूख, हिंसा और असमानता का। खेती ने अनाज दिया, लेकिन साथ में दी युद्ध, राजशाही, कर और गुलामी। और जो सबसे बड़ी बात थी, हमें लगा कि हमने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन हकीकत में हमने खुद को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया जिसका कोई अंत नहीं। हरारी लिखते हैं, इंसान ने जो बदलाव लाए वो उसे बेहतर नहीं बल्कि थका देने वाला और जटिल जीवन देने लगे। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि इस धोखे की परछाई आज भी हमारी जिंदगी में है, जहां हम दिन रात भाग रहे हैं लेकिन मन शांत नहीं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम किताबों से खुद को पहचानते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। ग्रोथ की लालसा ने हमें कंफर्ट से दूर और संघर्ष के करीब पहुंचा दिया। खेती ने स्थायित्व तो दिया, लेकिन आजादी छीन ली। हर विकास जरूरी नहीं होता, खासकर वो जो आत्मा की शांति छीन ले। अब हम पहुंच चुके हैं सेपियंस की 6ठी चैप्टर पर, चैप्टर 6, बिल्डिंग पिरामिड्स, पिरामिडों का निर्माण। ये अध्याय एक गहरी बात कहता है, इंसान ने सिर्फ पत्थरों के नहीं, विश्वासों के भी पिरामिड खड़े किए। और इन पिरामिडों की नींव में सच नहीं, कल्पनाएं, कहानियां और व्यवस्थाएं थी, जो हमें जोड़ती भी थी और बांधती भी। चैप्टर 6, बिल्डिंग पिरामिड्स, पिरामिडों का निर्माण। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल रेगिस्तान में खड़े हैं। सामने ऊंचे चमचमाते पत्थरों से बना पिरामिड खड़ा है। हर पत्थर इंसानी हाथों से खींचा गया, हर इंच किसी के पसीने से गढ़ा गया। पर सवाल यह है, किस लिए? क्या उन लोगों को जबरदस्ती लाया गया था, या उन्होंने खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया था? उत्तर है कहानी, विश्वास और एक सामूहिक भ्रम। हरारी कहते हैं, सभी इंसान मिलकर कुछ बड़ा तभी बना सकते हैं जब वो सब एक साझा मिथक में यकीन करें। यही तो हुआ है इतिहास में। फराओं को ईश्वर का रूप मानकर लाखों लोगों ने जीवन कुर्बान किया। धर्मों के नाम पर लोगों ने शहर बसाए और युद्ध भी किए। राज्य, जाति, पूंजी, संविधान, राष्ट्र, ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर्स हैं जिन पर हम सब मिलकर विश्वास करते हैं। अब सोचिए, पैसा सिर्फ कागज है। भारत एक आबादी और जमीन है, लेकिन हम उसे राष्ट्र मानते हैं।
कानून असल में सिर्फ शब्द है, लेकिन हम उसे अपरिवर्तनीय सच्चाई समझते हैं। इन सब का अस्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग में है, और फिर भी ये हमारी जिंदगी चला रहे हैं। हमने मिलकर जो कहानी रची, वो अब हमारी हकीकत बन गई है। मनोविज्ञान की गहराई। इंसान को नियंत्रित करने के लिए ताकत नहीं, कहानी चाहिए। और जितना बड़ा मिथक, उतनी मजबूत व्यवस्था। हम जिस पर यकीन करते हैं, वही समाज बनता है, चाहे वो सच हो या नहीं। अब हम बढ़ते हैं सेपियंस की 7वीं चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, मेमोरी ओवरलोड, स्मृति की सीमा से बाहर। ये अध्याय बेहद गहरा और सोचने लायक है। युवाल हरारी बताते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, हमारा मस्तिष्क उस सूचना की बाढ़ को संभाल नहीं सका जो हम खुद ही पैदा कर रहे थे। और तब जन्म हुआ लिखने की कला का। चैप्टर 7, मेमोरी ओवरलोड, स्मृति की सीमा से बाहर। कल्पना कीजिए, आप एक कबीले के मुखिया हैं। हर साल आपको दर्जनों लोगों का हिसाब रखना है। किसने कितना अनाज दिया, किससे कितना लिया, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन कर्जदार है और कौन धोखा दे चुका है। अब सोचिए, ये सब आप सिर्फ दिमाग में रखें। एक दिन भूल गए तो? तब इंसान ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका दिमाग, अब बोझ बनने लगा है। इसीलिए करीब 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की जमीन पर इंसान ने इतिहास रच दिया। लिखने की शुरुआत हुई। शुरुआत में लेखन कविता, दर्शन या भावनाओं के लिए नहीं था। वो था टैक्स रिकॉर्ड के लिए, भंडारण की सूची के लिए, लेन देन की निगरानी के लिए। हजारों साल तक इंसान सिर्फ बोलकर इतिहास गढ़ता था। लेकिन जब समाज बड़ा हुआ, व्यापार बढ़ा, संपत्ति जुड़ी, तो मुंह की बात भरोसेमंद नहीं रही। अब लेखन ही नया भरोसा बन गया। और फिर शुरू हुआ लॉज, रिलीजन, ट्रेड और पॉलिटिक्स का लेखा जोखा। जो लिखा गया वही सत्य मान लिया गया। अब न्याय किताबों में था, धर्मशास्त्रों में था और इतिहास ताड़पत्रों में। हरारी कहते हैं, हमने ज्ञान को मस्तिष्क से बाहर निकालकर डॉक्यूमेंट्स में शिफ्ट कर दिया, और यहीं से पैदा हुआ रिकॉर्डेड रियलिटी। अगर आपको लग रहा है कि आज भी हम डेटा से घिरे हैं और हमारी सोच बाहर की स्क्रीन पर शिफ्ट हो रही है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। यहां हम जानकारी नहीं, समझ बांटते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। इंसान की स्मृति सीमित थी, लेकिन कहानी और संख्या ने उसे असीम बना दिया। आज भी हमारा समाज डिजिटल मेमोरी पर चल रहा है, जो भूलता नहीं, बस रिकॉर्ड करता है। इंफॉर्मेशन पावर, बट टू मच इंफॉर्मेशन डिपेंडेंसी। अब हम पहुंच चुके हैं सेपियंस के 8वें और बेहद झकझोर देने वाले अध्याय पर। चैप्टर 8, देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री। इतिहास में न्याय नहीं होता। ये अध्याय सिर्फ इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है कि सभ्यता का हर कदम, चाहे वो कानून के नाम पर हो, धर्म, संस्कृति या तकनीक के नाम पर, सभी ने। चैप्टर 8, इतिहास में न्याय नहीं होता, देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री। कल्पना कीजिए, एक बच्चा किसी गांव में जन्म लेता है। उसका रंग थोड़ा गहरा है, जाति थोड़ी निचली, या उसका धर्म बहुसंख्यकों से अलग है। अब वही बच्चा सारी उम्र मेहनत करेगा, फिर भी शायद उसे स्कूल में दुत्कार मिलेगी, नौकरी में भेदभाव मिलेगा, और न्याय, वो शायद बस किताबों में लिखा रह जाएगा। हरारी कहते हैं, इतिहास में न्याय नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण समाज ही असमानता पर खड़ा होता है। राजशाही, जाति व्यवस्था, धर्म आधारित कानून, आर्थिक वर्ग, ये सब सुंदर कहानी की तरह हमें सुनाए जाते हैं, पर इनके पीछे का सच, शोषण और भेदभाव अक्सर छुपा दिया जाता है। जब खेती शुरू हुई तो कुछ लोग जमीन के मालिक बन गए, बाकी बन गए मजदूर या दास। जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास ईश्वर का डर, धर्म का दबाव और व्यवस्था का आदेश था। समाज ने कहा,
ये तुम्हारा भाग्य है। धर्म ने कहा, ईश्वर की यही मर्जी है। व्यवस्था ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन हकीकत, बराबरी सिर्फ शब्दों में थी, जिंदगी में नहीं। आज भी देखिए, कहीं जाति, कहीं लिंग, कहीं रंग और कहीं रूप। हर समाज ने किसी को ऊपर रखा और किसी को नीचे। मनोविज्ञान की गहराई। हर सभ्यता ने समानता का सपना दिखाया, लेकिन बनाया एक ढांचा जिसमें कुछ लोग ऊपर और कुछ नीचे रखे गए। इतिहास तभी समझ आएगा जब हम केवल विजेताओं के नहीं, पीड़ितों की दृष्टि से भी देखेंगे। जस्टिस इज नॉट इनहेरिटेड, इट मस्ट बी क्रिएटेड अगेन एंड अगेन। अब हम सेपियंस की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं 9वें अध्याय में। चैप्टर 9, द एरो ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का तीर। ये अध्याय एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। क्या इतिहास किसी दिशा में बढ़ रहा है या हम बस आगे बढ़ने का भ्रम पाल बैठे हैं? हरारी इस अध्याय में दर्शाते हैं कि कैसे एकजुटता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं और कैसे इतिहास का तीर कभी सीधे नहीं चलता। चैप्टर 9, द एरो ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का तीर। कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान में खड़े हजारों लोग, अलग अलग रंग, भाषा, संस्कृति और वेशभूषा में। कुछ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कुछ एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और कोई धीरे धीरे सबको एक ही भाषा, एक ही विश्वास, एक ही व्यवस्था में गूंथने की कोशिश कर रहा है। यही है इतिहास का तीर, एक यूनिफिकेशन की दिशा में बढ़ती हुई यात्रा। युवाल हरारी कहते हैं, इतिहास एक तीर है जो धीरे धीरे इंसानों को ज्यादा एकजुट करता गया है। सोचिए, कभी इंसान सिर्फ अपने कबीले तक सीमित था, फिर आया गांव, फिर राज्य, फिर साम्राज्य, फिर राष्ट्र और अब ग्लोबलाइजेशन। हम अब एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। चीन में बना मोबाइल अफ्रीका में बिकता है, अमेरिका की खबर भारत में मिनटों में फैल जाती है। हम धर्म, जाति, नस्ल में बंटे हैं, फिर भी हर इंसान का डीएनए 99.9% एक जैसा है। इतिहास का तीर एक दिशा में तो बढ़ा, व्यापार की एकता, भाषाओं का विलय, वैश्विक सोच। लेकिन क्या ये एकता वाकई समानता लाई, या हमने एक बाजार आधारित व्यवस्था बना ली जहां हर चीज मोलभाव और लाभ से जुड़ी है? मनोविज्ञान की गहराई। इतिहास एक दिशा में बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसके हर कदम पर संघर्ष, अलगाव और पुनः संगठन होता है। एकता का मतलब बराबरी नहीं होता जब तक हम चेतन होकर न सोचें। यूनिफिकेशन इज नेचुरल बट जस्टिस इज इंटेंशनल। अब हम आ पहुंचे हैं सेपियंस के 10वें अध्याय पर। चैप्टर 10, द सेंट ऑफ मनी, पैसों की खुशबू। इस अध्याय में युवाल हरारी उस रहस्यमयी शक्ति को उजागर करते हैं जो ना किसी धर्म में जन्मी, ना किसी राजा के दरबार में, ना किसी ईश्वर की किताब में, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया उसी पर चल रही है, पैसा। चैप्टर 10, द सेंट ऑफ मनी, पैसों की खुशबू। कल्पना कीजिए, आप किसी दूर देश में हैं, आपके पास वहां की भाषा नहीं, संस्कृति नहीं, दोस्त नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज है जिसे दिखाकर आप खाना खरीद सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, टैक्सी बुला सकते हैं। वो चीज है पैसा। हरारी पूछते हैं, ऐसा क्या है इस छोटे से नोट में जो हमें भरोसा दिलाता है कि ये कागज असली है? पैसा कोई चीज नहीं, एक साझा कल्पना है। सोने का सिक्का हो, पेपर नोट हो या आज की डिजिटल करेंसी, इनकी वैल्यू ना इनकी बनावट में है, ना इनकी चमक में, बल्कि हमारे भरोसे में है। पहले लोग बार्टर सिस्टम से चीजों का आदान प्रदान करते थे, दूध के बदले गेहूं या कपड़े के बदले तेल, पर हर बार मूल्य मिलाना, गुणवत्ता मापना और जरूरतों का मिलना आसान नहीं था। तब इंसान ने सोचा, क्यों न हम एक ऐसी चीज बनाएं जिसे सब माने और हर जगह चले। यहीं से पैसा बना, एक सामूहिक भ्रम जिसे सबने सच मान लिया। पैसा जाति नहीं देखता, धर्म नहीं पूछता,
राष्ट्र नहीं जानता। ये अब तक का सबसे सफल शेयर्ड मिथ बन गया है, जिस पर अरबों लोग बिना एक दूसरे को जाने भरोसा कर सकते हैं। हरारी कहते हैं, मनी इज द ओनली सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस दैट नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। मनोविज्ञान की गहराई। पैसा असल में कोई भौतिक वस्तु नहीं, एक सांस्कृतिक विश्वास है। इसका अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक हम सब उसे मानते हैं। वैल्यू इज नॉट इन द कॉइन, इट्स इन द कलेक्टिव ट्रस्ट। अब हम पहुंच चुके हैं सेपियंस के चैप्टर 11 पर, इंपीरियल विजन्स, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। ये अध्याय केवल इतिहास के राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस मानव प्रवृत्ति को उजागर करता है। चैप्टर 11, इंपीरियल विजन्स, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, एक विशाल महल, ऊंचे स्तंभ, सोने की सजावटें और एक सिंहासन पर बैठा सम्राट, जिसके इशारे पर हजारों तलवारें झुकती हैं। पर ध्यान दीजिए, उस राजा की ताकत सिर्फ तलवार से नहीं आती, बल्कि उस विचार से आती है जिसे वो लोगों के दिलों में बिठा देता है। युवाल हरारी कहते हैं, हर साम्राज्य एक विचार पर बना होता है कि कुछ लोगों का शासन सभी पर श्रेष्ठ है। इतिहास में हम देखते हैं, मौर्य, रोमन, मुगल, ब्रिटिश, मंगोल, उस्मानी, स्पेनिश, चीनी साम्राज्य, इनका लक्ष्य सिर्फ भूमि पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि विचारों पर कब्जा करना था। वे लाते थे अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी कानून व्यवस्था और यहां तक कि सपने देखने का तरीका। एक बच्चा अगर मुगल साम्राज्य में जन्मा हो या ब्रिटिश भारत में, तो उसका सोचने का तरीका, पूरा जीवन दर्शन ही बदल जाता था। हरारी ये सवाल उठाते हैं, क्या साम्राज्य बुरे थे? और उनका जवाब है, ना तो पूरी तरह बुरे, ना ही पूरी तरह नेक। उन्होंने सड़कों, भाषा, व्यापार और कानून दिए, लेकिन साथ ही शोषण, हिंसा और सांस्कृतिक विनाश भी किया। मनोविज्ञान की गहराई। साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, आस्थाओं और कल्पनाओं से बनते हैं। हर साम्राज्य हमें एक ही चीज सिखाता है कि शक्ति अगर विचारों पर कब्जा कर ले तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स रूल नॉट बाय फोर्स बट बाय बिलीफ। अब हम आ चुके हैं सेपियंस के एक बेहद विचारशील और गूढ़ अध्याय पर। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ रिलीजन, धर्म का नियम। ये अध्याय सीधे हमारे विश्वासों, भावनाओं और अस्तित्व से जुड़ा है। युवाल हरारी यहां एक बेहद साहसी बात करते हैं कि धर्म कोई ईश्वर से आया हुआ नियम नहीं, बल्कि मानव सभ्यता द्वारा रचा गया एक सोशल सिस्टम है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ रिलीजन, धर्म का नियम। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने मंदिर में खड़े हैं, चारों ओर शांति है, दीपक जल रहे हैं, घंटियां बज रही है और आप ईश्वर के सामने झुके हुए हैं। पर युवाल हरारी एक सवाल पूछते हैं, क्या यह झुकाव ईश्वर की खोज है या समाज द्वारा बनाए गए एक रूल बुक को निभाना? धर्म, हरारी के अनुसार, कोई अलौकिक आदेश नहीं, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक ढांचा है जो इंसानों को बड़े समूह में एक साथ रहने की कला सिखाता है। ध्यान दीजिए, हर धर्म के 3 मूल तत्व होते हैं। एक उच्च नैतिक आदेश जैसे अहिंसा, करुणा, सत्य। 2, एक अलौकिक व्यवस्था, ईश्वर, ब्रह्मा, आत्मा, स्वर्ग, नरक। 3, एक नियमबद्ध आचरण प्रणाली, पवित्र ग्रंथ, रीति रिवाज, उपवास, पूजा। धर्म ने समाज को नियम दिए, कौन क्या खाएगा, किससे विवाह करेगा, कौन ऊंचा है, कौन नीचा। लेकिन हरारी कहते हैं, धर्म ने जितना समाज को एकजुट किया, उतना ही उसे विभाजित भी किया। इतिहास में धर्म के नाम पर युद्ध, सती प्रथा, जातीय भेदभाव और आतंकवाद, ये सब उसी रूल बुक की गलत व्याख्या से निकले। धर्म से हमें सहानुभूति मिली, लेकिन साथ ही मिली आंधी सी कट्टरता, जहां सवाल पूछना गुनाह बन गया। हरारी बताते हैं, जैसे साम्राज्य मिथ से चलते थे,
वैसे ही धर्म भी एक साझा कल्पना पर टिके होते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। धर्म इंसान की सामूहिक भावना और नियंत्रण प्रणाली है जो अच्छाई सिखा सकता है, लेकिन अगर बिना चेतना के अपनाया जाए तो अंध भक्ति में बदल सकता है। रिलीजन इज पावर व्हेन इट्स अंडरस्टूड एंड पॉइजन व्हेन इट्स ओबेड ब्लाइंडली। अब हम आ चुके हैं सेपियंस के 13वें अध्याय पर। चैप्टर 13, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। ये अध्याय बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बताता है कि किसी भी सभ्यता की सफलता उसके सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि उसकी लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। हरारी कहते हैं, जो संस्कृति खुद को बदल सकती है वही आगे बढ़ती है, बाकी या तो गर्व में फंस जाती है या परंपरा में। चैप्टर 13, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। कल्पना कीजिए, दो सभ्यताएं हैं। एक बहुत ही धार्मिक, परंपरावादी, अपने अतीत में गर्वित। दूसरी नई तकनीकों को अपनाने वाली, विचारों को बदलने वाली, आलोचना को स्वीकारने वाली। अब सोचिए, इन दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? युवाल हरारी कहते हैं, सफलता का असली रहस्य है अडैप्ट करने की क्षमता। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जो सभ्यताएं बहुत शक्तिशाली थी, जैसे रोम, माया, इनका, मोहनजोदड़ो, वो सिर्फ इसलिए ढह गई क्योंकि उन्होंने बदलाव से इनकार किया। उन्होंने माना कि हम जैसा कर रहे हैं वही सबसे सही है। उन्होंने नए विचारों, खोजों और जरूरतों को अस्वीकार किया। जबकि दूसरी ओर वो सभ्यताएं जो सीखती रहीं, बदलती रहीं, प्रश्न पूछती रहीं, उन्होंने समय के साथ खुद को नया रूप दिया और बची रहीं। हरारी इसे कहते हैं, A successful culture is not the one that sticks to its roots, but the one that grows new branches. आज की दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत जो आगे बढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तकनीक, विचार और आर्थिक प्रणाली में गति और लचीलापन दिखाया। लेकिन एक खतरा भी है, बहुत ज्यादा बदलाव और आत्मा से कटाव। अगर बदलाव सिर्फ लाभ के लिए हो और इंसान अपनी मानवता, जड़ें और नैतिकता भूल जाए, तो वही सफलता आगे चलकर विनाश बन सकती है। अगर आप मानते हैं कि असली सफलता है बदलते रहना, पर अपनी आत्मा को साथ लेकर, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। यहां हम सीखते हैं समय के साथ बहना, बिना अपनी गहराई खोए। मनोविज्ञान की गहराई। सफलता की कुंजी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सीखने की क्षमता है। जो सभ्यता अपने अतीत को पकड़े रखती है वो टूटती है, जो खुलकर सोचती है वही फलती है। ट्रू पावर लाइज इन अडैप्टिंग विदाउट लूजिंग एसेंस। अब हम पहुंच चुके हैं सेपियंस के 14वें अध्याय पर। चैप्टर 14, द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की खोज। ये अध्याय ज्ञान की नहीं बल्कि अज्ञान की क्रांति की कहानी है। युवाल हरारी यहां हमें एक बहुत ही गहरी और शायद पूरी किताब की सबसे जरूरी बात सिखाते हैं कि सच्ची प्रगति तब शुरू होती है जब इंसान मान लेता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। चैप्टर 14, द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की खोज। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे युग में हैं जहां हर सवाल का जवाब पहले से तय है। ईश्वर ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, राजा की आज्ञा है। अब सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय है तो नया जानने की जरूरत ही क्या है? इसी सब पता है सोच ने इंसानों को सदियों तक रोक रखा था। लेकिन 500 साल पहले कुछ लोगों ने एक खतरनाक बात कह दी, हमें नहीं पता और हमें जानना है। यहीं से शुरू हुई विज्ञान की असली क्रांति। नहीं तो पहले भी लोग गणना करते थे, खोज करते थे। हरारी कहते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन तब शुरू हुई जब इंसानों ने स्वीकार किया कि वे अज्ञानी हैं। कोपरनिकस ने कहा, शायद पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। गैलीलियो ने कहा, देखिए, मैंने दूरबीन से खुद देखा है। न्यूटन ने कहा,
हर चीज पर एक बल लगता है और ये ब्रह्मांड नियमों से चलता है। अब सवाल पूछना पाप नहीं, जिज्ञासा बन गई। और ये बदलाव कोई मशीन से नहीं आया, ये आया सोच से। अब विज्ञान, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, सबको सवालों की कसौटी पर कसा जाने लगा। हरारी ये भी बताते हैं, आज की दुनिया में जो ताकतें हैं, जैसे बैंक, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, वो सब इसी एक सोच से पैदा हुई कि हमें जानना है, क्योंकि हमें नहीं पता। मनोविज्ञान की गहराई। ज्ञान की शुरुआत जानने से नहीं, ना जानने को स्वीकारने से होती है। जो व्यक्ति या समाज खुद को सर्वज्ञ मानता है, वो ठहर जाता है। जो जिज्ञासु है, वही आगे बढ़ता है। Ignorance accepted becomes the path to enlightenment. अब हम पहुंच चुके हैं सेपियंस के 15वें अध्याय पर। चैप्टर 15, द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर, विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन। ये अध्याय किसी परी कथा जैसा नहीं है। ये उस यथार्थ को दिखाता है जहां ज्ञान और ताकत हाथ मिलाते हैं, और जब विज्ञान का हाथ सत्ता की तलवार थाम लेता है तो दुनिया बदलती है, लेकिन हमेशा अच्छाई के लिए नहीं। हरारी यहां बहुत ही शक्तिशाली और संतुलित तरीके से बताते हैं कि कैसे विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन इतिहास का सबसे शक्तिशाली गठबंधन बन गया। चैप्टर 15, द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर, विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन। कल्पना कीजिए, आप एक ब्रिटिश जहाज पर खड़े हैं सन 1768 में। जहाज का नाम है HMS एंडेवर। इस पर है वैज्ञानिक, नाविक और सैनिक। उनके पास है नक्शे, दूरबीन, गणना यंत्र और तोपें। अब सवाल उठता है, ये वैज्ञानिक क्या खोजने जा रहे हैं? ज्ञान या सत्ता? हरारी बताते हैं कि इतिहास में पहली बार विज्ञान और साम्राज्य ने हाथ मिलाया। साम्राज्य को जरूरत थी नई जमीन की, नई दौलत की, और विज्ञान को जरूरत थी अन्वेषण और प्रयोग की। यही गठबंधन लाया। नई दवाएं, लेकिन औपनिवेशिक लूट के साथ। नई मशीनें, लेकिन गुलामी को बढ़ाने के लिए। बेहतर जहाज, नक्शे, हथियार, लेकिन दूसरों को जीतने के लिए। हरारी कहते हैं, मॉडर्न साइंस डेवलप्ड नॉट इन द नेम ऑफ ट्रूथ, बट ऑफन इन द परस्यूट ऑफ एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य ने एशिया अफ्रीका की संस्कृति को पिछड़ा बताया और कहा, हम तुम्हें आधुनिक बनाएंगे। पर असल में वो लाए थे विज्ञान के नाम पर नियंत्रण। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, पर साथ में लाया था विनाश। चिकित्सा खोजी गई, लेकिन गरीब देशों पर प्रयोग भी हुए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस गठबंधन ने दुनिया को विकसित भी किया और अन्यायपूर्ण भी। अगर आप समझ पा रहे हैं कि ज्ञान और शक्ति जब एक हो जाए तो वो दुनिया को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। यहां हम इतिहास को सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं, इंसानियत के आईने से। मनोविज्ञान की गहराई। विज्ञान और सत्ता का गठबंधन तब तक शुभ है जब तक उसका उद्देश्य सेवा है, ना कि शासन। जब विज्ञान मनुष्यता से कट जाए तो वो औजार नहीं, हथियार बन जाता है। पावर विदाउट एथिक्स करप्ट्स नॉलेज। नॉलेज विदाउट पर्पस सर्व्स द पावरफुल। अब हम आ चुके हैं सेपियंस के 16वें अध्याय पर। चैप्टर 16, द कैपिटलिस्ट क्रीड, पूंजीवादी विचारधारा। युवाल हरारी इस अध्याय में कैपिटलिज्म को एक विचारधारा नहीं, बल्कि आज के दौर का सबसे शक्तिशाली धर्म बताते हैं। एक ऐसा धर्म जिसमें मंदिर है, बैंक, देवता है, लाभ, प्रॉफिट। चैप्टर 16, द कैपिटलिस्ट क्रीड, पूंजीवादी विचारधारा। कल्पना कीजिए, एक विशाल शहर है जहां हर कोई दौड़ रहा है। किसी के पास BMW है, किसी के पास साइकिल, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सपना, थोड़ा और चाहिए। हरारी कहते हैं, कैपिटलिज्म ने इंसान की भूख को जरूरत नहीं, बल्कि गुण बना दिया है। पुराने धर्म कहते थे लोभ बुरा है, लेकिन कैपिटलिज्म कहता है लोभ विकास है।
ये विचारधारा कहती है, खर्च करो, खरीदो, बेचो, क्योंकि इससे उत्पादन होगा, उत्पादन से लाभ होगा, और लाभ से दुनिया चलेगी। पहले लोग बैंक में पैसा सुरक्षित रखने के लिए जमा करते थे, अब निवेश करते हैं ब्याज कमाने के लिए, और यही सोच बन गई पूरे आर्थिक तंत्र का आधार। हरारी बताते हैं, पूंजीवाद ने सबसे बड़ी सफलता तब पाई जब उसने हमें विश्वास दिलाया कि भविष्य में पैसा और बढ़ेगा। ये एक शेयर्ड फिक्शन है जिसमें हम सब यकीन करते हैं, बिना देखे, बिना जांचे। लेकिन क्या कैपिटलिज्म सिर्फ तरक्की लाया? सोचिए, छोटे किसान शहरों में मजदूर बन गए, इंसान मशीन बन गया दिन रात की दौड़ में। प्रकृति एक रिसोर्स बन गई जिसे काटो, खोदो, निचोड़ो। मनोविज्ञान की गहराई। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आशा बेचती है कि कल और बेहतर होगा, लेकिन उसका इंजन चलता है अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा और अनंत लालच पर। When growth becomes a religion, rest becomes rebellion। अब हम प्रवेश कर चुके हैं सेपियंस के 17वें अध्याय में। चैप्टर 17, द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग की रफ्तार। युवाल हरारी इस अध्याय में दिखाते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया की चाल ही बदल दी। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की आदतों, रिश्तों और सोच की भी क्रांति है। जहां पहले जिंदगी प्रकृति की गति से चलती थी, अब वो मशीन की रफ्तार पर दौड़ने लगी। चैप्टर 17, द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग की रफ्तार। कल्पना कीजिए, आप एक गांव में हैं, सूरज ढले ही खाना पकता है, लोग बैलगाड़ी से आते जाते हैं और समय धीरे बहती नदी जैसा चलता है। अब एक कट, एक फैक्ट्री की सीटी बजती है, घड़ी की सुई सुबह के 9 बजे पर है। हजारों लोग मशीनों के आगे झुके हुए हैं। समय अब सूरज नहीं, घड़ी तय करती है। यही है उद्योग की रफ्तार, जहां इंसान को मशीन के साथ तुक में चलना पड़ता है। हरारी बताते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पहली बार इंसान को मशीन की एफिशिएंसी के अनुसार जीना सिखाया। खेती की जगह फैक्ट्रियां आई, बैलगाड़ी की जगह ट्रेन, दीपक की जगह बल्ब, गांव की जगह शहर। ये क्रांति सिर्फ काम की नहीं थी, ये इंसान की रूह की दिशा बदलने वाली थी। अब हम मौसम नहीं, कैलेंडर और डेडलाइन पर चलते हैं। अब नींद नहीं, शिफ्ट का अलार्म बताता है कब उठना है। हरारी ये भी कहते हैं, ये क्रांति इंसानों को उपभोक्ता और कर्मचारी में बदलने लगी। इंसान अब श्रमिक है, बच्चा अब रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा उत्पाद। शिक्षा अब ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि कंपनी की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण बन गई। मनोविज्ञान की गहराई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने विकास को गति दी, लेकिन इंसान को मशीन की रफ्तार में ढाल दिया। अब जिंदगी समझने की नहीं, दौड़ने की बन गई है। दी फास्टर वी मूव्ड, दी मोर वी फॉरगॉट व्हाई वी स्टार्टेड रनिंग। अब हम आ चुके हैं सेपियंस के 18वें अध्याय में। चैप्टर 18, अ परमानेंट रेवोल्यूशन, एक स्थायी क्रांति। ये अध्याय बताता है कि कभी बदलाव सालों में होता था, फिर दशकों में हुआ, और अब हर दिन कुछ नया बदल रहा है। युवाल हरारी इसे कहते हैं परमानेंट रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जो कभी थमती नहीं। चैप्टर 18, अ परमानेंट रेवोल्यूशन, एक स्थायी क्रांति। कल्पना कीजिए, आप एक गांव में जन्मे थे, आपके पिता किसान थे, आप भी वही काम कर रहे हैं और आपके बच्चे भी शायद वही करेंगे। आपको पता है कि जिंदगी कैसी होगी, लेकिन अब एक बच्चा पैदा होता है और दुनिया बदलने लगती है। हर साल, हर महीने, हर दिन। 20 साल पहले मोबाइल फोन एक लक्जरी था, अब 4 साल का बच्चा टच स्क्रीन चला रहा है। आज एआई है, कल शायद रोबोटिक गर्भ। आज जूम कॉल है, कल शायद होलोग्राम मीटिंग्स। हरारी कहते हैं, हम अब ऐसी दुनिया में हैं जहां स्थिरता असंभव और बदलाव ही स्थायी है। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये बदल रहा है इंसान की पहचान,
सोच और सपने। पहले सपने स्थायी होते थे। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक घर चाहिए, एक परिवार चाहिए। अब मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ साल में बेच देना है, फिर कुछ और ट्राई करना है। ये दौर ऐसा है जहां रुकना असुरक्षित लगता है और बदलते रहना सर्वाइवल बन गया है। हरारी ये भी कहते हैं, हम इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हमारी बायोलॉजी, मनोविज्ञान और भावनाएं इस रफ्तार को संभाल नहीं पा रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड के साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि इंसान की आत्मा को अभी भी थोड़ा ठहराव चाहिए। मनोविज्ञान की गहराई। आज का इंसान एक ऐसी क्रांति में जी रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। बदलाव अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है, लेकिन इसमें खो जाने से बचना है। बदलते रहो, पर खुद को मत भूलो। अडैप्ट टू दी स्पीड, बट स्टे रूटेड इन अवेयरनेस। अब हम पहुंच चुके हैं सेपियंस के 19वें अध्याय में, चैप्टर 19, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और वे हमेशा खुशी से जीते रहे। इस अध्याय में युवाल हरारी सवाल करते हैं, जो शायद पूरी किताब का सबसे गहरा सवाल है। इतनी तरक्की, इतनी क्रांतियां, इतनी खोजों के बाद भी क्या इंसान वाकई पहले से ज्यादा खुश है? क्या हमारी दौर का मकसद खुशी है या सिर्फ आगे निकलना? चैप्टर 19, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और वे हमेशा खुशी से जीते रहे। कल्पना कीजिए, आप 1000 साल पहले जन्मे होते। ना बिजली, ना अस्पताल, ना इंटरनेट। फिर भी आपका परिवार आपके साथ है। सूरज उगता है तो खेत में जाते हैं, रात को चूल्हे के पास मिलकर कहानियां सुनते हैं। अब एक कट। आज की दुनिया में आप है, सुविधा है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, पर शायद सुकून नहीं है। युवाल हरारी कहते हैं, इतिहास हमें तरक्की का नक्शा देता है, लेकिन खुशी का नहीं। हमने बीमारी को हराया, ग्रहों को मापा, टेक्नोलॉजी बनाई, पर अपने ही मन की शांति को अब तक नहीं समझ पाए। हम ज्यादा जीते हैं, पर बेहतर नहीं। हम ज्यादा कमाते हैं, पर संतुष्ट नहीं। हरारी कुछ वैज्ञानिक शोधों का जिक्र करते हैं, जहां पाया गया कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात पर कि हम कैसा महसूस करते हैं। जिन देशों में मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां भी लोग तनाव, अकेलापन और अवसाद से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मशीनों को इवॉल्व किया, पर अंदर की भावनाओं को समझना छोड़ दिया। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन खुद के दिल तक नहीं। अगर आपको भी लगता है कि असली तरक्की वो है जो भीतर सुकून दे, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड दी मंक को, क्योंकि यहां हम किताबों के बहाने खुद से मिलते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। इंसानी खुशी किसी ऐप, अचीवमेंट या एडवांस से नहीं आती, बल्कि स्वीकृति, जुड़ाव और संतुलन से आती है। प्रोग्रेस मीन्स नथिंग इफ पीस इज मिसिंग। ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट इन हाउ फार यू रन, बट इन हाउ स्टिल यू फील। अब हम आ गए हैं सेपियंस के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले अध्याय पर। चैप्टर 20, द एंड ऑफ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस का अंत। युवाल हरारी इस अध्याय में एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो न सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि थोड़ा डराता भी है। क्या हमारी ही प्रगति, हमारी प्रजाति का अंत बन जाएगी? चैप्टर 20, द एंड ऑफ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस का अंत। कल्पना कीजिए, आप आईने में देखते हैं, लेकिन वहां एक इंसान नहीं, बल्कि एक नए जीव का चेहरा दिख रहा है, जिसका शरीर इंसान जैसा है, पर दिमाग मशीनों जैसा। क्या वो आप है? हरारी कहते हैं, इतिहास अब इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि इंसानों के उत्तराधिकारियों द्वारा लिखा जाएगा। विज्ञान ने हमें बीमारियों से बचाया, लेकिन अब वो हमें पुनः डिजाइन करने की कोशिश में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो एनहांसमेंट, ये सब होमो सेपियंस को सुपरह्यूमन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है, अगर हम खुद को बदलते बदलते इंसान रह ही न जाएं, तो क्या हम वही रहेंगे
जिसके लिए हमने ये सब शुरू किया था? दर्द मिटाना चाहते थे, पर अब भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश है। मृत्यु से डरते थे, अब अमरता का प्रयोग कर रहे हैं। हरारी कहते हैं, हमने ईश्वर में विश्वास किया और अब खुद ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हम जिम्मेदार ईश्वर बन पाएंगे? क्या हम जानते हैं कि इतनी शक्ति के साथ कैसे रहना है, कैसे सोचना है, कैसे ना करना है? मनोविज्ञान की गहराई। इंसान ने प्रकृति को जीत लिया, पर अब खुद से ही हारने का खतरा है। जब शक्ति सीमाओं से आगे निकल जाए तो विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वॉट वी वॉन्ट टू बिकम, बट वॉट वी वॉन्ट टू वॉन्ट। और इसी के साथ समाप्त होती है सैपियंस की यात्रा, एक ऐसी किताब जो आपको इतिहास में ले जाती है, पर अंत में आपके अंदर के सवालों को जगा जाती है। और दोस्तों, यही थी सैपियंस की अद्भुत यात्रा। एक ऐसी किताब जिसने इतिहास के पन्नों से लेकर भविष्य की धड़कनों तक हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो किताब जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो समरी लाते रहें, तो आप रीडर्स एंड द मंक को सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके हर सहयोग से हम और भी बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए।